जब आपने 11th की शुरुआत करी थी, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था क्या, कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है ये, है ना? कहाँ से शुरू होता है ये? रिकॉर्डिंग से शुरू होता है ना? रिकॉर्डिंग से शुरू होता है? नहीं होता। ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन से। वो चैप्टर जो बहुत बच्चों ने अभी तक पूरा नहीं करा है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं करा है। इट स्टार्ट विथ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस। उनको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर हम लोग? वीडियो रिकॉर्डिंग से, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से। किससे रिकॉर्ड करते हैं बताओ तो जरा। कहाँ रिकॉर्डिंग होती है? ओह, रिकॉर्डिंग जो होती है ट्रांजेक्शन की, वो कहाँ होती है? जनरल में होती है। बहुत बढ़िया। फिर कैश बुक किस लिए होती है? कबाड़ी वाले बनाते हैं उसे। और उसके अलावा क्या क्या होते हैं सब्सिडरी बुक्स? और ब्ला एटसेट्रा। हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला, सही। कोई बताएगा मुझे इसके अलावा कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं? बताओ। हाँ सर, आप तो मार्च अप्रैल की बात पूछ रहे हो, कौन याद रखता है इतना? तो कल के खाने का नहीं पता हम क्या करते हैं, बताओ। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और जिसका कोई नहीं उसकी कौन? जनरल प्रॉपर। ऐसा चलता है सारा का सारा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग के बाद उनका क्या करते हैं? क्या करते हैं उसको? लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? समराइज करते हैं उसको, ठीक है। लेजर पोस्टिंग कर क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर पोस्टिंग में। समराइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं? उसके बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की स्टेज पे हम आज खड़े हैं। आज हमें क्या सीखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। दो चैप्टर में डिवाइड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं बेसिकली तीन चीजों का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आप 11th में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप आप 12th में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये भी आप कब पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन सब सेक्शन है, जिसमें दो सब सेक्शन आपको 12th में पढ़ने, एक आपको यहाँ पढ़ना है 11th क्लास में। और ये काफी कुछ है। अगर आप बीकॉम करें, बीसीए करें, बीबीए करें, एमबीए करें, आप आईआईटी भी कर लेते हैं, अगर मान लो बाद में चलकर कुछ भी करते हैं, अगर आपने कहीं पर भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करा, बीसीए एमसीए वाले बच्चों को भी फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ता है। क्योंकि उन्हें तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, उन्हें करना पड़ता है। ठीक है। कोई भी कोर्स अगर आप कर ले, होटल मैनेजमेंट भी अगर कर लें आप, वहां भी आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना ढंग से पढ़ लें। ठीक है। बढ़िया टाइम बीत रहा है। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, ये नोट्स है आपको। ये तीन कैटेगरी के, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर में आपको एक मिलेगा ये वाला, और एक मिलेगा दूसरा वाला नोट्स, विदाउट एडजस्टमेंट्स का। ये तो दोनों के दोनों आपको अगली क्लास में प्रिंट आउट मिल जाएंगे। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं। वो है आपका विद एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट। इसमें एक और दो दो तरह के नोट्स वहां भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। तो पहले हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? विदाउट एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी यानी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट बोलते हैं। या फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप बनाते हैं। इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। इन्हीं को बनाना आपने क्या करना है? अब सीखना है। जो लोग ऑनलाइन है, आई थिंक द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। गुड। यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, देखिए। इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो कहाँ पर आती हैं, वो देखिए, ये रहा। पहला आपके पास क्या निकल कर आया? ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये सिलेबस में ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसके लिए बनता है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग होती है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। आपने देखा होगा, बिल्डिंग मटेरियल वाला बंदा, उसके बाद सीमेंट भी होता है, उसके बाद आयरन बार भी होती है, उसके बाद और जरूरी सामान, रेता, बदरपुर, रोड़ी, डस्ट, सब होता है उसके पास। उसमें से आयरन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई और होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई और होता है, डस्ट कहीं और से आती है, ब्रिक मैन्युफैक्चर करने वाला कोई और होता है। इन सबको मिला के तो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बनता है आदमी, है ना? आप सुबह से लेकर रात तक, सोने तक कितनी सारी चीजें यूज करते हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, नहाने का साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, वो टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड। ऐसा थोड़ी खेत पे उगती हैं वो। जो उगते हैं उन्हें प्रोड्यूसर बोला जाता है। किसान प्रोड्यूस करता है ना, अनाज उगाता है वो। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आपको बनाने पड़ते हैं, ये इंडस्ट्री में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं इसको। पर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, पढ़ लिया इसलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। इनकम स्टेटमेंट
जिसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं उसको। ये प्रॉफिट और लॉस, लेकिन कौन से वाला निकाला जाता है इससे? प्रॉफिट लॉस कौन सा निकाला जाता है इससे? ग्रॉस वाला प्रॉफिट और लॉस निकलता है इससे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की सिचुएशन निकलती है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उससे क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सिचुएशन पता चलती है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के दो ऑप्शन होते हैं, और उन दो ही ऑप्शन को हम लोग लेके चलते हैं। अ, फिर हमारी बारी आती है फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ आपको बैलेंस शीट का तो जिक्र आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन हमें एक्चुअल में हमने पढ़ा नहीं था। अकाउंटिंग क्वेश्चन के टाइम पे बनाई थी ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी, राइट हैंड साइड पे एसेट्स, वैसा बनता है। ये एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, उसका परफेक्ट एग्जांपल है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी कहाँ दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स दिखेगा, राइट हैंड साइड पे देखेंगे इसके बारे में भी अभी। चलिए फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब थ्योरी है। आप मुझसे बार बार पूछते हैं सर थ्योरी कहाँ से पढ़ें? वही है। वैसे बच्चे पूछते हैं थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स यू अ कॉन्सेप्चुअल बेस, इसलिए जरूरी है। आपने देखा होगा, जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद जर्नल एंट्री या बाकी जगह पे हमारा लॉजिक ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो थ्योरी हेल्प्स टू बिल्ड द कंसेप्ट्स, इसे सर इग्नोर नहीं करना है। बोलिए। सर इसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी है। अभी मैं क्या बोल, हाँ थ्योरी थ्योरी है इसमें तो। प्रैक्टिकल आज की क्लास में नहीं होगा, प्रैक्टिकल अगली क्लास में करेंगे हम लोग। ओके सर। फोर्थ पॉइंट कहाँ है? हाँ, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आया शेड्यूल्स। ये बेसिकली आपका ये होता है शेड्यूल नोट्स फॉर्मिंग द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये बेसिकली कहाँ होता है? ये आता है आपके पास क्या? कंपनी अकाउंट जब बनाते हैं तब दिखता है वहां पर। पार्टनरशिप में भी अगर आपको डिटेल लिखना चाहें, याद है ना फुट नोट पे लिखते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह, वो ये चीज होती है। लेकिन ये मोर प्रोमिनेंटली आपको कहाँ दिखेगा? जब आप किसी बड़ी कंपनी की क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, तब दिखता है आपको। मतलब कंपनी, लिस्टेड कंपनी वहां दिखता है, कॉर्पोरेट जिसे कहते हैं उसके अंदर दिखता है। आगे चलें जरा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ये रहा परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस की, और ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो किससे निकलती है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जो किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। यही ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा था ना हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई मुझे बताए किसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और किसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताइए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गलत, मतलब बिल्कुल जस्मिन गलत। गलत है। कोई और बताए? इन्होंने तो बता दिया, ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो बता दिया, बोलिए। बिल्कुल, किसी एसेट्स को खरीदना रीसेल के लिए नहीं, अपने बिजनेस में उसकी वर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? आपके एसेट्स पे होने वाला खर्चा। डिप्रिसिएशन में आपने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल ही क्या थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लेना? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मानना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे, ठीक है, हमने क्या कर दिया? परचेज ऑफ मशीनरी, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वेजेस पे कर देना, व्हाट इज दैट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉर्मल वेजेस पे करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इसे हम एक बार फिर से स्ट्रेंथन करेंगे। वो खर्चे क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये होते हैं कौन से वाले? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट डिराइव्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर, उन्हें कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट हम एक से ज्यादा साल तक ले, उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो आपने किसी भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए कोई पैसा लगाया, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या कोई भी एक्सपेंस, मेकिंग फिक्स एसेट्स वर्केबल, purchase of machinery, building, furniture, expense incurred to acquire patent, trademark, expenditure incurred to make an asset ready to use, इंस्टॉलेशन के खर्चे, कैरियज के खर्चे, फर्स्ट टाइम के एक्सपेंसेस, incurred on सेकंड हैंड फिक्स असेट्स, मेकिंग रेडी टू यूज, ये सब क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनके खूब सारे एग्जांपल्स हमने पास्ट चैप्टर्स में पढ़े थे। हमने रेक्टिफिकेशन में पढ़े, हमने डिप्रिसिएशन में पढ़ा, परचेज ऑफ मशीनरी, याद है ना कितना लंबा चौड़ा, पूजा हवन, लड्डू, इनॉग्रेशन सब करवाया था हमने। तो हमने वहां डिफरेंस किया था किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ऐसा चलता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे हम लोग? वो खर्चे विच हेल्प्स यू टू जनरेट रेवेन्यू, डे टू डे के खर्चे जिनसे आप क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं और फिर सेल करते हैं। वो खर्चे होते हैं, क्या होते हैं?
दे आर रिकरिंग एंड रूटीन नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली होने वाले खर्चे हैं जो मेंटेन बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, उसके लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस यूज करने पड़ते हैं। अब जस्मिन आए आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं बेटा, उनको कहते हैं हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो यस। होते हैं या तो सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे या प्रोडक्शन से सेल से रिलेटेड होंगे। आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद हम कि जो एक्सपेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से वाले? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की भी दो कैटेगरी, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, वो पढ़ेंगे। ये जो आपको शीट दी जाएगी अभी, ये वाली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला, विदाउट एडजस्टमेंट्स में, ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा बहुत बड़ा। ये देखिएगा, आपको दिख रहा है? आपको ये लंबी चौड़ी शीट क्या दिख रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उधर चले गए कि आपके पास सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये पूरी लंबी छोटी पूरी दुनिया भर के जितने एक्सपेंसेस सारे लिस्ट में क्या कर रखे हैं, कंपाइल कर रखे हैं आप लोगों के लिए। दैट विल गेट इन द नेक्स्ट क्लास। इनफैक्ट अभी हम इनका डिस्कशन करेंगे भी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। यहाँ चले आए, ठीक है जी। अब जरा समझिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। डायरेक्ट होगा तो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट होगा तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को प्रिसाइजली हम अगली क्लासेस में सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन 12th क्लास तक रहता है स्टूडेंट को कि किसे डायरेक्ट बोले किसे इनडायरेक्ट बोले। बट यू विल नॉट हैव दैट कंफ्यूजन इन योर माइंड। अच्छा, भाई ये तो हो गया, चलो ठीक है, हमने देख लिया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाने वाला है, डे टू डे के खर्चे वाला हो गया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, दैट्स फाइन। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, ठीक है जी, पर आपने क्या कर दिया, उनको इनकर कर दिया। उसका बेनिफिट आपको एक या दो या तीन फाइनेंशियल ईयर तक मिलता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको 10 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, 6 साल तक मिलेगा। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट आपको एक ही साल में मिलेगा। उसे एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। खर्चा हुआ पैसा, जैसे तुमने पैसा दिया और गुड्स खरीद ली, खत्म। अब तुमने एक बार पैसे दिए तो हमेशा गुड्स मिलते रहेंगे आपको? नहीं होगा ना ऐसा। लेकिन आपने मशीनरी खरीद ली और प्रोडक्शन किया तो हर साल प्रोडक्शन होगा जब आप रॉ मटेरियल डालेंगे उसमें। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, एक दो तीन चार 5 साल तक शायद मिल जाए। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कर दिया, किसी एक्टर को हायर कर लिया, है ना? नाम बोलो, अपना नाम बोलो। मैंने पूछा अपना नाम बताओ, करा खरगोश को। तुमने नाम बदल लिया अपना। पुराना तो शायद खरगोश कपूर था, है ना? सॉरी टू हर्ट द किडनी एंड लंग्स ऑफ सम मैनी ऑफ यू। आप में से बहुत सारे लोग खरगोश कपूर के फैन हैं, तो कोई बात नहीं। आपने शायद खरगोश कपूर को ले लिया, हायर कर लिया। उसको बोला कि भाई तू हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा आने वाले 3 साल तक, ठीक है जी। उसने कहा 3 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया पर साल का। तो जैसे आज हमने उसे 3 करोड़ दिया, एक साल पूरा हो गया, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर बन गया, प्रॉफिट लॉस में चला गया। लेकिन जो 2 करोड़ रुपया बच गया, उसका तो बेनिफिट अभी मिलना है, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाता है। उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है जी। एसेट्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी बेनिफिट मिलने हैं। फिर अगला साल आ गया, फिर 1 करोड़ हमारा प्रॉफिट लॉस में चला गया, 1 करोड़ कहाँ रहेगा आपका? बैलेंस शीट में। फिर तीसरा साल भी आ गया, फिर 1 करोड़ कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में कुछ नहीं रहेगा। तो इसे डेफर्ड, डेफर मतलब होता है पोस्टपोन। डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट धीरे धीरे क्या होता है? पोस्टपोन हो गया 2-3 साल के लिए। यहाँ लिखा हुआ, अ, जैसे हैवी एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड हेंस इट इज कैपिटलाइज लाइक अ फिक्स एसेट्स। लेकिन फिक्स एसेट्स नहीं होती हैं, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और इनमें और एडवांस एक्सपेंस डिफरेंस क्या होता है? एडवांस एक्सपेंस तो वापस आ भी जाएंगे, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू वापस नहीं आता, दे आर डेड कॉस्ट। 2 साल, 1 साल के बाद तुम्हारा कंपनी बंद हो गई, तुम शायद खरगोश कपूर को बोले भैया मेरा 2 करोड़ वापस कर। कहना पागल है, मैं क्यों वापस करूं? हमने तो डेट दे दी तुम्हें, तुम मना करते तो हम किसी और को डेट देते। वो वापस नहीं मिलता। एडवांस यू कैन गेट बैक, डेफर्ड रेवेन्यू नो। देर इज नो कैंसिलेशन क्लॉज। फिल्म एक्टर अगर ऐसे एडवांस वापस करने लगे तो फिर क्या होगा? ठीक है। आपने देखा होगा कितने सारे एक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम ये फिल्म नहीं साइन कर पाए, मतलब कोई मूवी आई ब्लॉकबस्टर, उसकी पहली चॉइस कोई और एक्टर होता है, लेकिन वो एक्टर उस मूवी को नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास डेट्स नहीं थी, उसकी डेट किसी दूसरे प्रोड्यूसर ने खरीद ली थी। प्रोड्यूसर होते हैं ना, फिल्म प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, किसी एक्टर को हायर करते हैं कि जुलाई के महीने में यहाँ से लेकर 25 तारीख तक का तुम हमारे साथ शूटिंग करोगे।
अब तुम शूटिंग कर लो नहीं कर लो, वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है शूटिंग का, जब जब बोलेंगे तब। तो वो कैलेंडर की डेट फिक्स कर लेते हैं। फिर अगला प्रोड्यूसर के बाद अगली डेट होती है। तो कई एक्टर क्या करते थे, जैसे गोविंदा जैसे जब बहुत पॉपुलर थे, तो मॉर्निंग का शेड्यूल देते थे वो एक डायरेक्टर को, और दूसरे इवनिंग का शेड्यूल देते थे दूसरे डायरेक्टर को। लेकिन वो पता क्या करता था, वो मॉर्निंग वाले में आता ही नहीं था, वो इवनिंग में आता था। गोविंदा बर्बाद हो गया। एंड दोज हु आर पंक्चुअल, दोज हु आर ऑन टाइम, दिस स्टिल सस्टेन इन द इंडस्ट्री। अमिताभ बच्चन, आज भी सेट पे टाइम पे पहुंचना है, शेड्यूल के साथ काम करना है, छुट्टी नहीं लेनी है, ऐसा चलता है। ये हर जगह है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बताया आपको मैंने, जितना एक्सपेंस यूज हो गया उसे कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे ये हमारे पास है, ये यहाँ देखिए, ओनली दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैज फैसिलिटेटेड द एंटरप्राइज टू अर्न रेवेन्यू इन द करंट ईयर। ठीक है जी। रिमेनिंग अमाउंट इज शोन अंडर द बैलेंस शीट एसेट साइड, क्या बोल के, डिफर्ड रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाता है। अब ये डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ये मतलब इट इज क्वाइट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर डिफरेंस आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपिक्शन, ऐसा आ सकता है। तो जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, यू हैव टू राइट दैट विद द बेस ऑफ डिफरेंस, वो लिखना है। इसीलिए थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको। तो कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये पर्पस, ये किस लिए होता है, कैपिटल एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स यूज इन द बिजनेस। इसका पर्पस क्या होता है, रनिंग ऑफ बिजनेस स्मूथली, ये पर्पस है। कैपेसिटी, इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। इट इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट। मेरे पास एक मशीन है, 5 लाख यूनिट बनती है, दो मशीन लगा ली, 10 लाख यूनिट बनेगी, बिकेंगी तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन मेरे पास मटेरियल 5 लाख का है, 10 लाख का मटेरियल डाला तो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो अर्निंग कैपेसिटी बनती है, वो प्रॉफिट बनता है। पीरियड, इसका बेनिफिट 1 साल, इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा साल तक जाता है, मल्टीपल ईयर तक जाता है, 10 साल 20 साल तक चलता है। इसका बेनिफिट एक ही फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाता है। इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकॉर्डिंग, इसे कहाँ दिखाया जाता है, एसेट साइड में दिखाया जाता है। इसे कहाँ दिखाया जाता है, एक्सपेंस अकाउंट में दिखाया जाता है। नेचर ऑफ अकाउंट, ये एसेट्स अकाउंट है और ये एक्सपेंस अकाउंट है। रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंस बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। डिपिक्शन, इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा और ऊपर चले जरा। अब, हाँ, कोई बच्चा बोलना चाहता है कुछ। हाँ सर, मैं कह रही थी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नॉमिनल होते हैं। बिल्कुल नॉमिनल होते हैं। कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट लॉस पता चले वो नॉमिनल होता है। अच्छा, बैलेंस शीट में देखो, हमारे पास रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 अकाउंट बनते हैं ना। अब मुझे बताइए कि बैलेंस शीट में क्या जा सकता है। बैलेंस शीट में जा सकता है पर्सनल और रियल, नॉमिनल अकाउंट तो बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकता है। सैलरी, इनकम, कैपिटल मतलब रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, वो आपके बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकते। हाँ, अगर एडवांस सैलरी हो जाए तो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाए तो जाएगा, क्योंकि उनका नेचर बदल गया। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला वो लायबिलिटी बन गई, पर्सनल अकाउंट बन गया। तो पर्सनल और रियल अकाउंट जा सकते हैं बैलेंस शीट में, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं जा सकता है। ठीक है। देखो, अब मैं अमेरिकन अप्रोच से बोलूँ तो क्या, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये जा सकते हैं बैलेंस शीट में। रेवेन्यू और क्या, एक्सपेंडिचर, ये आपके बैलेंस शीट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग हो गया, या एडवांस हो गया, या एक्रूड हो गया, तब जाएगा बैलेंस शीट में। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या एडवांस हो गया तब जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि नेचर बदल जाता है। ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फिक्सचर, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि जब बेस ऑफ डिफरेंस है, तो एक्सपेंस कभी भी अच्छा बेस ऑफ डिफरेंस नहीं होता है, बट फॉर द सेक ऑफ गिविंग वी हैव गिवन इट हियर। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है। अगर आपके एग्जाम में बोले कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, रिकॉर्डिंग एंड नेचर, तो भी बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में है तो भी लिखना है, नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कटेगा। कभी भी डिफरेंस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में लिखेंगे अगर आप लोग, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में गिवन हो, चाहे क्वेश्चन पेपर में नहीं गिवन हो। और एक चीज का और ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप में से बहुत सारे क्या करते हैं, रेवेन्यू इधर कैपिटल उधर, फिर गलत हो जाता है। गलत कैसे होता है, टीचर मार्किंग से चेक करता है उधर के आइटम उधर, तो कई बार क्रॉस भी हो जाता है। अगर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला तो रेवेन्यू जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल जाएगा राइट हैंड साइड, ऐसा करना है। और चलते हैं आगे।
इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, किसी को ये मतलब थोड़ा ज्यादा एडवांस चीज हो गई है। पर मैंने बोला कि मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा वो आपके ट्वेल्थ और ट्वेल्थ से आगे भी काम आएगा। तो पढ़ लेते हैं। कब माने किसी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू है, कब माने किसी एक्सपेंडिचर को कैपिटल है, क्या क्या कंसिडरेशन हो सकती हैं अकाउंटिंग में, वो हम लेके चल रहे हैं। आप आइए देखें जरा। ये कैटेगरीज है नीचे इनके हिसाब से। जैसे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर का अमाउंट बहुत बड़ा हो, काफी बड़ा हो, लार्जर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, बट इट डजंट मीन्स दैट इफ द अमाउंट इज स्मॉल इट इज अ रेवेन्यू। जैसे मान लो आपने 20 करोड़ रुपए का एक प्लांट लगा दिया, और आपकी जो सैलरी मतलब जो आपकी इनकम है, आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 15 करोड़ का है। 15 करोड़ के रेवेन्यू में आपने 20 करोड़ की एसेट्स खरीद ली, ऑब्वियसली लोन लेके खरीदी होगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर आपने 5,000 की कोई मशीन खरीदी है, मशीन का पार्ट खरीदा, तो आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटा अमाउंट है जी। नहीं, है तो पार्ट मशीन का, लगना है मशीन में, तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। तो मतलब लार्जर अमाउंट समझ के ये मत सोचना कि जितने लार्जर है वही रेवेन्यू। अब मान लो आपने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग चालू करा, मतलब 8 करोड़ का, तो बड़ा एक्सपेंडिचर है। लेकिन बड़ा होने का मतलब थोड़ी कि कैपिटल हो गया वो। एडवर्टीजमेंट तो क्या होता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। डेफर्ड रेवेन्यू बोल सकते हैं उसको, लेकिन कैपिटल नहीं बोल सकते हैं। वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, पेमेंट पीरियोडिक या लमसम, ध्यान से समझना। अगर किसी आइटम को आप क्या इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, या किसी की पेमेंट आप एक ही साथ कर रहे हो, ये भी कंसिडरेशन होता है। अगर बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो आप उसको टुकड़ों में दोगे, और छोटी चीज होगी तो क्या करोगे, एक ही बार में खरीद लोगे। तो एक मिनट रुक जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट नॉर्मली नॉट एंड इज मेड एट अ टाइम इन लमसम, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ अ लैंड। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर पेड पीरियोडिकली सच एज सैलरी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रोज रोज होते हैं, बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये लिखा है आपके यहाँ पर, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट पेमेंट ऑफ एन एसेट परचेज विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। ये भी तो होता है कि आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, उसको आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, तो उसकी जैसे मान लो आप आप क्या कहते हैं, फूड ग्रेन प्रोड्यूसर हैं, तो आपने क्या कर दिया, ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसकी पेमेंट आपकी हर महीने जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैक्टर लोन पे खरीदा था, ईएमआई पे खरीदा था। तो अब आप बोलेंगे ये तो बार बार जा रहा है, ये तो रिवेन्यू का नहीं ना। एसेट्स का इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, वो कैपिटल ही रहेगी। लेकिन हर महीने सैलरी दे रहे हैं, हर महीने बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो है आपका पेमेंट पीरियोडिक या लमसम, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट पे बात करते हैं। अब बारी आई सोर्स ऑफ पेमेंट। यहाँ देखिए, मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर पेड ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब जो भी आपने लोन ले लिया, जो भी आपके बिजनेस में कैपिटल लगी। जैसे मैंने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, ठीक है, फिर आप क्या लिखते थे अगली एंट्री में, परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख। तो आपने पैसा कहाँ से लगाया, कैपिटल से यूज करा। इसका मतलब वो है, वो खर्चे वहां से जाते हैं। ठीक है जी। तो और जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट से निकलते हैं। आपने सामान बेचा, प्रॉफिट आया, आपने बिजली का बिल भरा, आपने सैलरी भर लिया, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपने पानी का बिल दिया, है ना, आपने टैक्सेस भरे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और थोड़ा आगे चलें। इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। जरा समझो, तुमने कार खरीदी, तो तुम्हारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो, कार। बिजनेस के लिए गाड़ी खरीद, क्या एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तुमने क्या करा, महिंद्रा का टाटा का नहीं, महिंद्रा का, टाटा का छोटा हाथी खरीदा। छोटा हाथी जानते हैं, छोटी गाड़ी होती है। महिंद्रा की बोलेरो खरीद ली, या महिंद्रा का पिकअप होते हैं ना, ट्रक, छोटे 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 ट्रक, मिनी ट्रक होते हैं, पिकअप खरीद लिया आपने, ठीक है। तो आपके लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। महिंद्रा के डीलर के लिए क्या है वो, रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। तो मैं अगर गाड़ियों का डीलर हूँ, तो गाड़ियां बिकेंगी तो मेरे लिए क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, पुरानी गाड़ी बेचूंगा, तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। पैसा किसके हाथ में जा रहा है, उसका बिजनेस का नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैपिटल है, रेवेन्यू। गाड़ी के डीलर के लिए, ट्रक के डीलर के लिए, बस के डीलर के लिए, बोइंग के लिए, एयरबस के लिए, एयरक्राफ्ट क्या है, रेवेन्यू। इंडियन एयरलाइंस के लिए क्या है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बोइंग या एयरबस से आप एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, उनके लिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना वो, उनका तो काम ही एयरक्राफ्ट बेचना है। हमारे लिए एयरक्राफ्ट क्या, 200 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको बेचूंगा तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ नेचर।
Whether any expenditure is capital expenditure, revenue expenditure, the nature of the payment in the hands of recipient is not material. It may be possible that an item which is revenue nature for the payee, a capital nature for the payer. हो सकता है ना, मेरे लिए वो रेवेन्यू है, दूसरे के लिए क्या कैपिटल है। मेरे लिए कैपिटल है, दूसरे के लिए रेवेन्यू। अब मैं गाड़ी का डीलर हूँ, तो मेरे लिए गाड़ी बेचना क्या है, रेवेन्यू सिर्फ। लेकिन सामने वाले के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना वो। तो किसके हाथ में जा रहा है उससे नहीं फर्क पड़ता, बिजनेस नेचर का क्या होता है उस पर डिपेंड करता है ये चीज। और आगे चलें जरा। अब जरा ये एग्जांपल देखिए, बोलिए कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार मन में देखिएगा, फिर मैं आपके साथ कर चलते हैं। ये देखिए, आप लोग सोचते हो ना कितना फालतू आदमी है ये, यहीं पहुंच जाता है। इधर देखिए, स्टेट सेकेंड हैंड मशीन कार खरीद ली थी 1 लाख रुपए पर, 10,000 रुपया उसकी ओवरऑलिंग पे डाला। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई ये वाला। 25,000 पे टू इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर 5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लापरवाही करी किसी ने काम करते समय, मशीन खराब हो गई, रिपेयर करवानी पड़ी उसकी, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड ऑन द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार। अब बताइए। रेवेन्यू। अरे भैया, रेवेन्यू होता है। अब पेट्रोल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा फिर आपका, नहीं ना। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना हर साल भरा जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है ये रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्पल थे, आगे चलते हैं। इस सोल्यूशन गिवन है, और देखिए जरा यहाँ। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड मशीनरी, कौन सा है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। वेजेस पेड ऑन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। 5,000 स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग ऑफ द फैक्ट्री, रिपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर फॉर 2,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस एंड ऑपरेटर ऑफ मशीनरी, रेवेन्यू हो गया। ठीक है। 10,000 पेड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेवेन्यू। दिल्ली के 2007 के पेपर में कभी ये क्वेश्चन आता, दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम का, कहीं मुझे मिल गया तो मैंने भी लिख लिया। आइए कैपिटल रिसीव्स देखते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अपनी किसी टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट्स को बेचते हैं, और बेचने के बाद आपके पास कोई पैसा आता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, कैपिटल रिसीव्स। लेकिन अगर आप गुड्स जिन्हें आप मैन्युफैक्चर करते हैं उनसे पैसा आता है, तो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स। तो और दूसरा तरीका, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए किसी अमाउंट के आने से, जैसे मान लो आपने लोन ले लिया, तो लोन लेना भी क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट। प्लीज समझना बात को। आपने लोन ले लिया 20 साल के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्योंकि लोन लेना थोड़ी काम है आपका रोज का। लेकिन बैंक के लिए लोन लेना और देना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। आम आदमी के लिए क्या है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो दे विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए प्रॉफिट ऑफ द ओनर, उसको हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक है। रेवेन्यू रिसीव्स क्या होते हैं, दे आर रिसीव्ड इन द नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ये वाला पार्ट है। और इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अदर फीस रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए कहलाती हैं। और इन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाला जाता है। रेवेन्यू अभी बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। कैपिटल रिसीव्स कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो रेवेन्यू रिसीव्स कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। ऐसा चलता है काम ये। और चलें ऊपर, आओ जी, ये भी डिफरेंस है फिर तो, ये भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस, है ना। मैंने कहा था ना कि आज की क्लास प्योरली एंड प्योरली किस पे है, पूरी पूरी पढ़ेंगे आज हम। तो इट इज एन अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल। अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग द सर्विसेज। डिस्क्लोजर, ये कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। फ्रीक्वेंसी, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार थोड़ी होंगे, बार बार थोड़ी मशीनें बेचोगे आप। लेकिन अगर आप मशीन के डीलर हो तो आपके लिए रेवेन्यू है वो। और ये क्या होगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रोज रोज होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल में आपको दिखेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट एज अ प्रॉफिट टू द ओनर। इनको आप बांटते नहीं है, इन्हें रख लेते हैं कि कहीं कोई कैपिटल लॉस हुआ उसे राइट ऑफ करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगर सब कुछ खर्चा वर्चा काटने के बाद फिर आप प्रॉफिट के रूप में ओनर को बांट भी सकते हैं। और नहीं बांटेंगे तो क्या कहलाएगा, रिटेन अर्निंग्स। क्या कहलाएगा, ये सरप्लस कहलाएगा वो। और चलें आगे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, अब आया वो एक्सपेंस।
जसमीन बोल रही थी डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब आया ठीक है। और ये है आपके आज चैप्टर का बेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, उसको लेके चलेंगे। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई थी ना मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस वाली, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इनकर्ड, कहाँ इनकर करते हैं? परचेजिंग ऑफ गुड्स, फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू रॉ मटेरियल्स, इनटू द फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एक्सपेंस ऑन परचेज इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेज, कैरियज, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड्स, या सिर्फ कैरियज, सिर्फ फ्रेट और सिर्फ कार्टेज डायरेक्ट कहलाएगा, ठीक है। कार्टेज, कैरियज, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट कहलाएगा। क्यों? फैक्ट्री के अंदर आने वाला जो खर्चा होगा उसे इनवर्ड बोलेंगे, ठीक है, और फैक्ट्री के बाहर जाएगा उसे आउटवर्ड बोलेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हमारी फैक्ट्री में सामान आएगा तो हमारे एक्सपेंस का पार्ट बनेगा वो डायरेक्ट का। और फैक्ट्री से सामान क्या जाएगा? बिकने के लिए जाएगा, तो वो सेल्स का एक्सपेंस कहलाएगा। तो सेल्स वाले एक्सपेंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट, और जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करने के उनको कहते हैं डायरेक्ट। और देखिए आप, ये हो गया फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, लाइटिंग हो गया, रेंट एंड रेट्स हो गया, रेट बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को, जो जैसे एमसीडी के टैक्स लगते हैं ना उन टैक्स को बोलते हैं। जैसे नोएडा में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है, तो यहाँ पर सरकार ना हाउस टैक्स नहीं लेती है। जिस दिन नोएडा में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होगी उस दिन हाउस टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था, नोएडा में जो भी घर आप में रहते हैं वो 99 ईयर्स के लिए हैं आपके पास। 99 ईयर के बाद सरकार उसे वापस ले लेगी आपसे, फिर वो रिन्यू करे ना करे गवर्नमेंट की मर्जी है, समझे। लेकिन दिल्ली में जो घर हैं दे आर एटर्नल फॉर यू, फ्री होल्ड है, मतलब जब तक तुम हो, तुम्हारी सक्सेसर है, तब तक वो चलेंगे। अगर वो जगह टूटेगी भी तो फिर आपको नया बना के मिलेगा उस जगह पे। ऐसा चलता है। लेकिन नहीं है ऐसा। और वहां फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्या लेती है? हाउस टैक्स लेती है। यहाँ हाउस टैक्स नहीं लगता, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है। नोएडा में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता। दिल्ली में जैसे मेरा घर है, मुझे हाउस टैक्स देना पड़ता है हर साल। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा, जैसे अब ये रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, अच्छा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका ध्यान रखना। ये रॉयल्टी टू प्रोडक्शन क्या चीज होती होगी भाई? कोई बताए मुझे। अच्छा, किसे कहेंगे रॉयल्टी? पता है? कैन यू एलोबोरेट व्हाट इज रॉयल्टी? सर जब टी, हमको अ टी कंज्यूम्ड बाय अ रॉयल फैमिली, रॉयल्टी। प्रिंस एंड्रयू, चार्ल्स, है ना। हाँ, हाँ। जैसे मान लिया जाए, फतेह इज द ओनर ऑफ अ कोल माइन, तो कोल माइन में से कोयला निकलेगा, है ना। एक साउथ की मूवी थी ना कोल माइन पे बनी हुई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, केजीएफ, हाँ। हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड ऐसा करके था ना केजीएफ। तो कोल माइन होती है। तो अच्छा, कोयले की खान से तो हीरा निकलता है, मालूम है आपको? फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज व्हाट? डायमंड। तो कार्बन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला। तो कोयला, जो कोलार, जो कोल माइन से कोल निकलता है। अब ये तो कोयला निकालेगा नहीं, इसलिए कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल दिया कि भाई हमारी खान से कोयला निकाल लेना। अब जो खान से कोयला निकलेगा वो एक्सट्रैक्ट होगा, इसको क्या मिलेगा? इसने बोल दिया 1 किलो कोयले पे मुझे 5 पैसे दे देना। वहां कोयला निकलता मीट्रिक टन, तो कोल माइनर को क्या मिलेगा? जितना कोयला निकलता जाएगा उसे रॉयल्टी मिलेगी। क्या है ये? अगर आपने खर्चा किया तो आपके लिए एक्सपेंस, और आपको मिला तो क्या आपके लिए डायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? रॉयल्टी। और ये हम कौन सी वाली पे कर रहे हैं? पे करने वाली, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। जैसे मान लिया मैंने किसी का फ्रेंचाइजी ले लिया, किसी से लाइसेंस ले लिया, मैंने बोला कि हम आपके आपकी टेक्निक यूज करेंगे एंड वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। वो कहता है बिल्कुल ठीक है जी। जो जो आप जितने प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर क्या देना पड़ेगा आपको? हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक। जैसे आपकी बुक है, ये बुक क्या है? कॉपीराइट है, ऑथर के पास है इसका। जितनी कॉपियां बिकेंगी उतना पैसा मिस्टर एच एस ग्रेवाल जो है उनको मिलता है। जी एस ग्रेवाल जी के बेटे जो हैं, उनकी फैमिली को रॉयल्टी मिलती है इसकी बुक की। और ये रॉयल्टी 100 साल तक चलती है सिर्फ। पेटेंट कॉपीराइट जो होते हैं 100 ईयर से ज्यादा के नहीं होते। ये सरकार के ऊपर होता है कि इसे रिन्यू कराए ना कराए। अब जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जितने भी थे लिटरेचर था, उस पर रॉयल्टी थी। वो 1921 के बने हुए थे, 1960 के, 1950 के बने हुए थे ना, 100 साल पूरा हो गया, सरकार ने उस रॉयल्टी को 50 साल और बढ़ा दिए। वो पॉसिबल है, अदरवाइज 100 ईयर में रॉयल्टी खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा किसी को मिलता नहीं। अब जितने भी ड्रग्स के इन्वेंशन 1921 में, 1925 में हुए थे, 100 साल हो गया, अब वो ड्रग्स सस्ती हो चुकी हैं, क्योंकि खत्म हो गया, उनका रॉयल्टी खत्म हो गई उनपे। पेटेंट जो मिला था वो राइट खत्म हो गया। ऐसा करके तो बारी आई किसकी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये कौन से होते हैं?
दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, टू रेंडरिंग सर्विसेज। ये बेसिकली वो एक्सपेंस होते हैं विच सपोर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यू, या विच सपोर्ट्स हेल्प इन प्रोडक्शन, वैसा करके। अब जैसे मान लो डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट में सीधी जुड़ती है? नहीं जुड़ती। लेकिन डेप्रिशिएट तो हुई मशीनरी, तो उसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू योर प्रोडक्शन, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करके। जैसे मान लिया फैक्ट्री का रेंट तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ऑफिस का रेंट, जहाँ बुकिंग करते हो आप, जहाँ से आपका लॉजिस्टिक्स मैनेज होता है, वो क्या होगा? ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट है। ऑफिस में बैठ के तो आप सेल्स बुक कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के तो आप क्या कर रहे हो? डिलीवरी के चालान बना रहे हो, ऑर्डर बुक कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, वो वाला। those expenses not directly related to क्या? Production purchase of goods, they are called indirect expenses. It includes those expenses which are related to office administration, selling and distribution, और financial expenses। और ये सर कहाँ दिखाए जाते हैं? एक मिनट रुक जाओ, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए जाते हैं, बोलो। सर ऊपर आपने वो एसी रेंट फॉर ऑफिस के लिए आपने कैपिटल किया था, वो एसी रेवेन्यू हो रेंट गया। नहीं बोला था, एसी इंस्टॉल किया था। क्या बात ओ, करती हो? एसी इंस्टॉलेशन था, वो एसी रेंट पे थोड़ी था। इतने बुरे दिन आ गए एसी रेंट पे लेंगे अब हम? मतलब मजाक कर रहा हूँ। ये रहा, कहाँ गया वो? एसी एसी इंस्टॉल किया था। वेयर इज द ऊपर क्वेश्चन? ऊपर। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर, रेंट ऑफ एयर कंडीशनर नहीं बोला। ये क्या कहलाएगा? ये तो कैपिटल इससे एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट हो रही? हमने तो बोला ही नहीं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो बैलेंस शीट में जाना है। अच्छा। अगर मैनेजर के ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, ओके सर। डायरेक्ट थोड़ी बोला था। ये हम बाद में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बाद में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीज आएंगी? वो एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। ठीक है। इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोला जाता है ना? लेकिन ये ट्वेल्थ का कंसेप्ट है, अभी आ गया तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ये बाद में बोलेंगे। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं ना हम यहाँ पर। अ, ये भी हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारी जरूरत पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक जनरली अपीयर्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, याद है ट्रायल बैलेंस चैप्टर आप लोगों को याद है? So it will be shown in the credit side of trading account and also shown in the asset side of the balance sheet. It will be shown at cost or market, whichever is less. Everybody is okay with this? If closing stock appears in the trial balance, it means it is adjusted against the purchase. Hence, purchases will appear in the trial balance as adjusted purchase. In such a situation, opening stock will also not be appearing in the trial balance. So closing stock will only be shown in the asset side of the balance sheet. ये आपको कहाँ सिखाया था हमने? याद है ट्रायल बैलेंस का चैप्टर? कुछ लोगों को तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ की सर। बातें कर रहे हो, बोलिए। याद आ रहा है कुछ? यस सर। चलो कोई बात नहीं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उधर सेल्स माइनस रिटर्न, स्क्रैप वैल्यू जो भी होती है, स्क्रैप सेल्स की, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट कम और क्रेडिट तो क्या कहलाएगा? ग्रॉस लॉस कहलाएगा। ठीक है जी, इज इट फाइन? ये मैं सबको डिटेल में समझाऊंगा, ये सब रटने वाली कोई चीज नहीं। प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर देखिए। उधर से ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होती है ना चीजें। ठीक है। और ग्रॉस लॉस कहाँ पर, मैंने बोला अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होती है चीजें। बिल्कुल सही है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया, इधर क्या ग्रॉस लॉस आया। क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। इनका डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये लाइनें सीधे चली गई हैं, वो फॉर्मेट के स्ट्रक्चर में आ गया था, एक्सेल से इधर कॉपी किया था। अदरवाइज लाइनें नहीं लगती बीच में। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे लाइनें नहीं होंगी बीच में। ये बनता है ऐसे करके, देखो कितनी सारी चीजें हैं। क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम तो क्या आएगा? नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में जुड़ेगा नेट प्रॉफिट। और वो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक। और फिर थोड़ा आगे चलते हैं। टू और बाय नहीं यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करता, आपके स्कूल में बोलूँ तो आप इसे यूज करेंगे। बैलेंस शीट,
क्या चल रहे हैं, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, तो अभी तो मोटा मोटा बता रहे हैं क्योंकि इट इज इन द फ्लो। कि ट्रेडिंग कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, इसका बिल्कुल लॉजिकल रीजन आपको बताऊंगा, ताकि आप कभी उसे भूलें ना, वरना लोग रट्टा मारते हैं। बैलेंस शीट किसे कहते हैं, समरी होती है किसकी, सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटी और कैपिटल की। ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाती है, लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड क्या कहलाती है, एसेट्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब होता है पुट टुगेदर सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग। सिमिलर नेचर के आइटम, आइटम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर अंडर, जैसे मान लो ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर क्या होगा, सारे के सारे सप्लायर जो उन्हें लिखा जाएगा। ट्रेड पेबल के अंदर क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या होगा, सारे डेटर और सारे बिल्स रिसीवेबल दिखाए जाएंगे। ट्रेड पेबल के अंदर क्या होगा, सारे के सारे क्रेडिटर और सारे के सारे बिल्स पेबल दिखाए जाएंगे। याद है अभी हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था रेक्टिफिकेशन में कि गुड सोल्ड टू राकेश, टेकन इनटू स्टॉक या गुड्स परचेज स्टॉक, बट नॉट एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, दिखाया था ना अरे सामान खरीदा, स्टॉक में आ गया, लेकिन क्रेडिटर की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं लिखा, तो अब वो क्रेडिटर क्या हुआ। तो जब हम सारी सारे के सारे क्रेडिटर एक्स वाई जेड, भाई जैसे तुम्हारे सप्लायर होते होंगे ना, सामान तुम्हें देने आते हैं या खुद ही बनवाते हो, सब कुछ खुद बनाते हो, कपड़ा भी खुद बनाते हो, नहीं वो भी बना लेते हो, धागा भी खुद बनाते हो, बटन भी खुद बनाते हो, वो जो हार्ड हार्ड कपड़ा था वो भी खुद बनाते हो। भाई सप्लायर होते हैं ना उनके, वो सप्लायर को या तो पैसा कैश देते हैं या बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये डिलीवरी होगी, जब अगली डिलीवरी आएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो थोड़ी बहुत उधारी तो चलती है, वो क्रेडिटर हो गए। अब क्या एक ही सप्लायर है आपका देश में पूरा, नहीं ना, मल्टीपल है, मल्टीपल सप्लायर्स है। तो सारे सप्लायर को हमने क्रेडिटर बोला और एक हेडिंग में डाल दिया, उसे कहते हैं ग्रुपिंग। क्या कहते हैं उसे, ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है जी, दिखाता हूँ ग्रुपिंग का एग्जाम्पल आपको। देखिए ग्रुपिंग कैसे होती है, कैसे ग्रुपिंग कर रखी होती है वो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, यानी सी दिस हियर। देख रहे करंट लायबिलिटी सारी एक हेड में डाली हुई है, नॉन करंट सारी एक हेड में डाली हुई है, रिजर्व सरप्लस सारे एक हेड में डाले हुए हैं, प्रोविजन सारे एक हेड में डाले हुए हैं, कैपिटल के सारे कंपोनेंट एक हेड में डाले हैं। दिख रहा है आपको, दिस इज द बैलेंस शीट। ये सिखाएंगे बाद में आपको, अभी मैं ग्रुपिंग समझा रहा हूँ। करंट एसेट सारे एक हेड में डाले हुए हैं, नॉन करंट एसेट सारे एक हेड में डाले हुए हैं, टेंजिबल सारे एक हेड में डाले हुए हैं, इंटेंजिबल सारे अलग हेड में डाले हुए हैं। देख लिया, इन्हें ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक। अब एक चीज नोट करना, ये बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक, एसेट्स का। अब जरा देखो, पहले मैंने क्या करा, कैश इन हैंड, ट्रेड, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म वगैरह डाला। पहले मैंने करंट एसेट्स लिखी हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स लिखी हैं, नॉन करंट में भी टेंजिबल लिखी है, और टेंजिबल में क्या लिखी है, इंटेंजिबल। लायबिलिटी में सबसे पहले करंट लायबिलिटी लिखी, सबसे पहले फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिखी, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फिक्स लायबिलिटी आपके पास होती है कैपिटल, उसे नीचे लिखा। तो ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और अगर मैं इसे पलट दूं तो क्या बन जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या बन जाएगा, परमानेंस। सबसे ज्यादा फिक्स है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे सबसे लिक्विड एसेट्स। सबसे ज्यादा फिक्स लायबिलिटी कैपिटल ऊपर और नीचे, अभी दिखा रहा हूं आपको। तो बैलेंस शीट में आइटम दो तरह से प्रेजेंट करे जाते हैं, एक ग्रुपिंग होती है और एक होती है मार्शलिंग। मार्शलिंग कुछ और नहीं है, मार्शलिंग का मतलब होता है क्या, प्रेजेंटिंग एसेट्स और लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस इन द बैलेंस शीट, उसे मार्शलिंग बोलते हैं। तो देखिए कैसे होगा वो, पहले कंटेंट देख लेते हैं यहाँ पर। ग्रुपिंग का तो मतलब समझ में आया, सिमिलर नेचर का। Marshalling refer to the order in which various assets and liabilities shown in the balance sheet. They are shown in either order of liquidity or in order of permanence. In order of liquidity में क्या होगा, assets are arranged in an order of liquidity. Most liquid assets shown first, least liquid assets जैसे goodwill shown in the last. ऐसी liability are arranged in the order of timing. ठीक है, मोस्ट रिसेंट जो तो आपको पे करनी है उसको सबसे ऊपर और सबसे नीचे कैपिटल दिखती है। ये देखिए, ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी देखो, ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, नॉन करंट, रिजर्व्स, कैपिटल सबसे लास्ट में चला गया। उधर देखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, शॉर्ट टर्म, सन्ड्री, प्रीपेड, नॉन करंट, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, और फिर इंटेंजिबल, और सबसे लास्ट में गुडविल। तुम्हारे स्कूल में पीछे से दक्ष और इन दोनों के स्कूल में, आपके स्कूल में आपके टीचर जब इसे बनाएंगे तो करंट नॉन करंट की हेडिंग में लिखवाएंगे, देखना लिखवा रहे हैं ना ऐसा कुछ, हाँ ऐसे ही सर। होगा।
तो सर ये तो अब ये सब नहीं आपके, समझ नहीं आ रहा क्या। अब देख, अब समझ में आ रहा है ना, अब तो मैंने हेडिंग दिखाई आपको। मतलब कि जो सबसे पहले लाइक मैं समझ नहीं लिखा। ये रहा ना सीक्वेंस आपके सामने, नहीं मतलब वही क्या तो सिखा लिखा। रहा हूँ मैं। भाई दो तरह से प्रेजेंट करेंगे ना। मैं बैलेंस शीट देख के अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता हूँ। अब मैं बैलेंस शीट, अगर अगर मेरे पास बैलेंस शीट कौन से ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या पे करना है। ये रहा ओवरड्राफ्ट चुकाना है सबसे पहले बैंक का, फिर बिल्स पेबल पे करने, फिर क्रेडिटर पे करने, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर एडवांस इनकम पे करनी है, फिर लॉन्ग टर्म लोन होंगे, फिर रिजर्व सरप्लस मेरा अपना है। अच्छा, इधर अच्छा। करंट असेट्स में सबसे ज्यादा लिक्विड क्या, कैश है, कैश करेंसी कॉइन। फिर बैंक में जो मेरा पैसा है वो है। फिर मेरे बिल्स रिसीवेबल हैं, फिर मेरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर मेरे डेटर हैं, फिर मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एक्रूड इनकम, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर मेरे इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर मेरा फर्नीचर फिक्चर, फिर मेरा प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड, फिर कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट, और सबसे ज्यादा क्या होती है, गुडविल। मोस्ट परमानेंट एसेट इन योर बिजनेस इज गुडविल। ये मेरा वो ऑर्डर है। अब मेरा मन है कि नहीं, ऐसे नहीं दिखाना मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा परमानेंट चीज मेरे पास है वो ऊपर आए, और सबसे नीचे आए। तो चलो बदलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या किया, ये रहा ऑर्डर ऑफ परमानेंस, उल्टा कर दिया। क्या हुआ, कैपिटल सबसे ऊपर आई, फिर रिजर्व सरप्लस, फिर नॉन करंट, फिर करंट, और सबसे नीचे ओवरड्राफ्ट। उस तरफ चले, क्या दिखा सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल में गुडविल कॉपीराइट पेड ट्रेडिंग मार्क। अगर मैं इसको ऊपर कर देता, लेकिन टेंजिबल इंटेंजिबल दिखाता है, तो मैंने पहले टेंजिबल रखा है। सबसे ज्यादा फिक्स एसेट जो होती है वो क्या होती है, परमानेंट एसेट गुडविल होती है, क्योंकि बिजनेस जाएगा तब गुडविल जाती है, वरना गुडविल तो जाती ही नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, फिर करंट एसेट्स, और ये सब आ गया। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, इन ऑर्डर ऑफ क्या, क्या बोलेंगे इसे, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, सिमिलर नेचर की एसेट्स और लायबिलिटी को एक तरफ दिखाना बैलेंस शीट में, ग्रुपिंग कहलाएगा। मार्शलिंग किसे बोलेंगे, शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, उसे कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। तो जब आपके टीचर बोले कि भाई उस फॉर्म में दिखाइए, तो उस फॉर्म में दिखाने वाली बात होती है। ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, कुछ अलग से नहीं। ये कैसे बनता है इसका, उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। ओपनिंग एंट्री की बात अभी नहीं करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे के सारे, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। आप अपना चैप्टर खोल के देखना, इतने इतने मोटे सारे पेज हैं उसके अंदर। तो आई समराइज एवरीथिंग ऐसा करके। इतना पढ़ेंगे तो आप कंफर्टेबली इसको देख पाएंगे। वो जो बीच में जो एंट्री वाला पार्ट है ना, उसे नहीं करा, वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। और चले आगे थोड़ा सा, बेसिस की बात करते हैं। आइए देखिए, कौन से किसका, सॉरी किसका डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको लोग, देखिए किसका डिफरेंस है ये, बैलेंस शीट और ट्रायल में से। यार एक निशान कैसे जाता होगा वापस, हाउ हाउ टू रिमूव दिस है, एंटर। चलो थैंक यू सो मच, यू सेव मी फ्रॉम मिजरी। बहुत इरिटेटिंग होता है। आइए देखिए, बैलेंस शीट का पर्पस क्या है भाई, टू पोर्ट्रे फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस से ये जब आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना, जब आपके वाइवा होते हैं तब आता है। ट्वेल्थ में जब प्रोजेक्ट होता है आपका, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर है, तो वो पूछता है छोटी छोटी चीजें आपसे, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में एडजस्ट होना दिखाता है, बताया था अभी। उधर क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं, सिर्फ बैलेंसेज होते हैं। देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस, नो फाइनेंशियल पोजीशन। नेसेसिटी, इट इज एसेंशियल पार्ट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट टू कंप्लीट द अकाउंटिंग प्रोसेस। डिजायरेबल होता है, इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विद इट्स प्रिपरेशन। मतलब डिजायरेबल है, ये नहीं होगा तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंक्लूड बैलेंस शीट से ही होता है। और आगे चलें, हेडिंग्स देखिए क्या क्या होती हैं। यहाँ क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटी की हेडिंग होती है, वहाँ टू कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के। कवरेज, ये पर्सनल और रियल अकाउंट सबको क्या करता है, इन्वोट करता है, पर्सनल और रियल। वहाँ क्या होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीनों चीजें आती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। देखा होगा ना, सारे एक्सपेंस भी दिखते हैं, सारी सेल भी दिखती है, एक्रूड एडवांस लेसेस लायबिलिटी सब दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता। कब दिखेगा, जब क्या होगा, एडजस्टेड परचेज होगा तब दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। पीरियड, ये बनाया जाता है किसके लिए, ओनली एट द एंड ऑफ द
अकाउंटिंग पीरियड मतलब ये पर्टिकुलर डेट में बनाई जाती है। और वो क्या होती है? वो कभी भी बनाई जा सकती है, महीने के आखिर में बना लो, याद है ना मंथली वाली। मैंने कहा था ना आपको कि अगर आपके अकाउंट जो है वो लेजर अकाउंट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक बन रहे हैं, तो किससे क्लोज करो? बैलेंस शीट से। लेकिन मार्च के महीने में क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे क्लोज करोगे? एसेट्स और लायबिलिटी होगी तो किससे क्लोज करते थे? बैलेंस शीट से। लेकिन अगर अगर आपके एक्सपेंस डायरेक्ट होते तो ट्रेडिंग से क्लोज करना बताया था, और एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करना बताया था। ये जब हमने लेजर को क्लोज किया था और ट्रायल बैलेंस बनाया था तब ये सब चीजें सीखी थी। ऐसे चलते हैं। एडजस्टमेंट्स बताइए मुझे। क्या आप बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या आप ट्रायल बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, सिर्फ एक सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अच्छा, अकाउंट्स ओनली क्या दिखेंगे? एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट शो करे जाएंगे, सब अकाउंट दिखते हैं उसके अंदर। क्या ओपनिंग, क्या क्लोजिंग, क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटी, क्या कैपिटल, क्या सब दिखेंगे सारे अकाउंट, क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंस, एवरीथिंग कैन बी shown there। ये डिफरेंस है। ओ, फिनिश्ड, खत्म हो गया ये तो। और अभी तो टाइम बहुत बचा है ना? है ना? एग्जॉस्ट हो गए? अभी अगर मैं तुम्हें जल्दी भेज दूं ना, तुम चले जाओगे टी शॉप और फू फू करोगे फिर। ये तो खत्म हो गया टॉपिक। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ? अरे टाइम बचा है भाई अभी। अच्छा। अच्छा, कोई कहा। सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। ये सब डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? और तब हम क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे।